इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th क्षितिज भाग 2, जिसका 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनके बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा कविता लिखे हैं तो जानेंगे। सबसे पहले राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। पिता का साया जब सिर से उठ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है परिवार को। तो बस ऐसा ही था इनके साथ भी। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। कई बार जेल भी गए। उनका देहवासन सन 1968 में हुआ था। कितना में? सन 1968 में। क्योंकि दिन तारीख उस समय कोई याद नहीं रखता था, उसका महत्व ही नहीं रखता था, खास करके आम लोगों का। तो ये कई बार आंदोलन किया, आंदोलन में जेल भी गए और देश आजाद हुआ। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई है। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे थे। जब 15 साल के थे तब से ही वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। बहुत ज़्यादा साप्ताहिक और मासिक पत्र ये इनके द्वारा वो प्रकाशित होता था, जिनमें तरुणा भारत, किसान मित्र, बालक युवक, योगी, जन्नत, जनवानी मतलब क्या? सारे लोगों की बोली, जनवानी, नई धारा उल्लेखनीय है इसमें से। गद्य की विविध विधाओं में, इसमें गद्य मतलब भीड़, अपने राष्ट्र की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली और अपने समाज में उनको व्यापक प्रतिष्ठा, बहुत अच्छे पद से इनको नवाजित किया गया। बहुत लोग सम्मान भी करते थे। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है और जो भी साहित्य किए हैं वो 8 खंडों में है। ठीक है, जो भी ये पूरा लिखे हैं 8 खंडों में। बेनीपुरी रचनावली में 8 खंडों में ये सब पूरा आपको इनके बारे में बताया जाएगा। जितना भी आज तक वो लिखे थे वो सब। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब देखो, जो भी रचना रचते थे, जो भी लिखते थे, वो सब उनके यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। मतलब वो जिस तरह मंजिल पर बढ़ते गए तो धीरे धीरे जो यात्रा कर रहे थे उसका वो पड़ाव है, मतलब सीढ़ियां हैं। पतितों के देश में ये उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली, ऐसे आम्रपाली लोग बोलते हैं लेकिन यहाँ पर अम्बपाली है, ये नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों में आंख बांधकर यात्रा वृत्तांत ये इनका है। जंजीरों और दीवार ये संस्मरण मतलब इनकी यादें हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युगानुरूप विख्यात है। मतलब ये जो भी रचनाएं करते हैं उसमें स्वाधीनता चेतना है, जो देश को आजाद करने के लिए, चाहे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए। मनुष्य क्या क्या सोच सकता है, चिंता क्या क्या है, उसके बारे में, इतिहास के बारे में व्याख्या इसमें किया गया है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता था। क्या चीज? कलम का जादूगर। अब देखो ये लिखते क्या है? बाल गोविंद भगत। ये जो अभी हम आगे पढ़ेंगे पाठ, तो बाल गोविंद भगत जी के बारे में पढ़ेंगे। रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ठीक है, वो हर तरह से पूजनीय है। वेशभूषा या ब्रह्म अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। अब देखो, वेशभूषा और कुछ अजीब तरीके से अपने अनुष्ठान करो तो उससे तुम सन्यासी नहीं हो जाते हो। सन्यास का आधार है जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सन्यास का मतलब जीवन का मानवीय सरोकार, मतलब आपका लक्ष्य, आपका सत्य, आपका सही लक्ष्य होता है जो बताता है कि आप एक सन्यासी हैं, सन्यासी बनने के काबिल भी हैं, चाहे आपको सन्यासी कहा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब किसी को पता रहेगा तो ना आगे लिखेंगे। बाल गोविंद भगत इस आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। जो लेखक है का नाम क्या है?
राम वृक्ष बेनीपुरी, इनको बाल गोविंद भगत जी जो हैं वो सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़िवादियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? सजीव झांकी, मतलब एकदम लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलती है। जैसे अभी मैं दिखाता हूं ना आपको। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। क्या थे? गोरे चिट्टे आदमी थे, मतलब साफ सुथरा एकदम हैंडसम आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। उनका उम्र कितना? 60 के ऊपर। बाल पक गए हैं, लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं रखते। अब देखो, लंबी दाढ़ी भी नहीं रखते और नहीं अपने बाल में जटा लगने देते, वो भी नहीं होता। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता, मतलब हमेशा उनके चेहरे पर सफेद बाल तो रहता ही। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटा पहले होता था ना, बांध लो बस, लंगोटी मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी, और सिर में एक टोपी पहनते थे जहां पर एक कनपट्टी के साइड में ही आता था, जिस तरह कबीर पंथी लोग पहनते थे। कबीर का मैं बात बता दूं तो कबीर संत जो होते हैं ना, वैसे जब जाड़ा आता है, ठंडी जब जाड़ा आता है, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं, मतलब काला कम्बल ओढ़े रहते हैं बस। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, हम माथे पर हमेशा एक रामानंदी चंदन उस पर लगा कर रखते हैं, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। नाक के एक छोर से टीका होता है चंदन का, ऊपर तक ले, मतलब बीच मांग फाड़ते वक्त उतना टीका होता है, शायद लीलार तक ले ही हो, और ऊपर से पूरा चंदन लगा कर रखते हैं। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला, बेडौल मतलब क्या होता है? मतलब गुथा हुआ बेडौल माला बंधे रखते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाएगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऊपर एक तस्वीर था, उससे नहीं मालूम चल सकता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ये लेखक की बात नहीं हो रही है। बीच में ये खाली है ना जगह यहाँ पे, तो यहाँ पर फोटो रहता है, लेकिन एनसीईआरटी ये पीडीएफ बनाने में नहीं दिया है। बिल्कुल गृहस्थ उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, और उनकी पत्नी का तो याद नहीं मुझे, हाँ, पर उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। बेटे और उसके पतोह की पत्नी पतोहू, उसको देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनकी, खेती बाड़ी भी करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, कम नहीं था, मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में से उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। क्या मानते थे? कबीर को साहब, इसलिए कबीर साहब बोला जाता है। उन्हीं के गीतों को गाते, और देखो कबीर को साहब बोलते हैं और उन्हीं के गीतों को यह बात गाते हैं। जैसे में कबीर दास की उल्टा बानी, बरसे कम्बल भीजे पानी, कबीरा रे, ऐसे ही गाते रहते थे हमेशा। उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्हीं के जिस तरह वो हमेशा रास्ते पर चलते, रास्ते पर क्या, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वैसे ही इनका भी उपदेश होता, सच्चाई के रास्ते पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा जो बोलते वही करते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दुश्मन हो, दोस्त हो, किसी से भी बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से खामसा झगड़ा करते, ना ही किसी से कभी झगड़ा करते। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते हैं। अब देखो, किसी का सामान भी नहीं छूते हैं और न बनी पूछे। अब यहाँ पर देखो, न बनी पूछे व्यवहार में नहीं है, अब उनके व्यवहार में न शब्द नहीं है। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते हैं कि इतनी बारीकी तक कि लोगों को कुतूहल होता है, लोगों को दिक्कत हो जाता है, इतना ज्यादा वो लोगों से प्यार करते हैं। अब देखो, राम जी सुग्रीव और भरत को इतना प्यार करते थे कि हनुमान को,
कि बाकी लोग जलने लगते थे कि भैया मेरे को भी कर लो। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, अपने खेत में बैठ जाएंगे लेकिन दूसरे के खेत में शौच करने नहीं बैठेंगे। वह गृहस्थ थे, गृहस्थ मतलब क्या, परिवार में रहने वाले थे, लेकिन उनकी सब चीज जो भी रखते सब चीज साहब की थी, मतलब कबीर का था। ठीक है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। कितना? 4 कोस दूर पर। 4 कोस मतलब 4×3 12 किलोमीटर। एक कबीर पंथी मठ से मतलब एक कबीर पंथी मठ से, वहीं से वो लगाव रखते थे। वो दरबार में भेंट रूप रख मतलब बजा, वहां पर जो दरबार लगता था तो दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा करते। अब देखो जितना भी इनका सामान होता सारा जाकर उधर कबीर दरबार के मठ में रख देते, और जो वहां से प्रसाद इनको मिलता मतलब उसमें से अनाज जो मिलता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उसी से अपना गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, मतलब ये सब तो ठीक है, मैं तो मुग्ध था कि उनके मधुर गान पर, गाते बहुत अच्छा थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे और कभी कभी ही सुनने को मिलता था। कबीर के वह सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते हैं, लगता है कि वो अपने कंठ से बोल रहे हैं। कौन सा? बाल गोविंद भगत, लगता है कबीर जी खुद बोल रहे हैं। कबीर जी भी एक गायक थे, बहुत अच्छा गायक थे। आषाढ़ की रिमझिम है, क्या है? आषाढ़ की रिमझिम मतलब बारिश। आषाढ़ मतलब कौन महीना? जुलाई। तो जुलाई का हल्का बारिश वाला मौसम। ठीक है, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है, समूचा गांव खेत में आ गया है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। ऐसे जब लेवई लगता है ना बिहार में, यूपी में, तो लोग यार कुछ मत पूछो यार, इतना ज्यादा बच्चा खुश होता है ना। पानी में कूदने को मिलता है, लटकने को मिलता है, लड़ाई करने को मिलता है, लुटाने का मिलता है, झगड़ा करने को मिलता है, फाइटिंग करने को मिलता है, बहुत मजा आता है यार। औरतें कलेवा लेकर मेर पर, कलेवा क्या होता है बताते हैं। औरतें कलेवा लेकर मेर पर बैठी है, कलेवा एक घर ऐसा होता है, उसको लेकर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, धूप तो दिखेगा नहीं उस समय क्योंकि बादल से आसमान पूरा घिरा हुआ है। ठंडी पुरवाई चल रही है, अब पूरब का हवा जब भी बहता है तो ठंडा ही बहता है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक, मतलब ऐसे ही समय था कि कानों में एक स्वर तरंग झंकार से उठी। यह क्या है, ये कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बालगोविंद भगत समूचा शरीर, बालगोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे, कीचड़ से पूरा लगा हुआ अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेतों में रोपनी कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को, धान के एक एक पौधे को लगाना पड़ता है, तो एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, एकदम लाइन से खेत में लगा रहे हैं। ठीक है, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर रखे लोगों के कानों की ओर भेज रहा है, सब के तरफ भेज रहा है, जो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं जब उनके गाने सुनते हैं। मेर पर खड़ी औरतें जो कलेवा लेकर खड़ी हैं, औरतों के ओठ कांप उठते हैं। क्या करते हैं? ओठ कांप उठते हैं। जब वो गाना गाते हैं तो ओठ लपलपाने लगते हैं कि हम भी उनके साथ दोहराएं, लेकिन गाना को गलत नहीं कर सकते इसलिए नहीं दोहराते हैं। एक बार हमें याद है, मैं एक अठजाम में था, अपने घर में अठजाम था, तो उसमें पंडित जी लोग कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, गीत गा रहे थे, तो गीत हमको याद था, पूरा तो नहीं बोलेंगे लेकिन जो लोग गाते थे ना उसका डबलिंग करते थे, तो हमको याद हो जाता था कि वो गा क्या रहे हैं।
लेकिन जिस माइक से हम गाना चालू किए थे वो माइके खराब था। हम कब से डकर डकर के गाना गा रहे थे, लेकिन बाद में मालूम चला है तेरी के माइके गलत है, माइके खराब हो गया है। तो ये होता है, बच्चे झूम उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, औरतें गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के जो हल चलाते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। अब देखो वो जो हल चलाने वाले हैं वो जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियों, जो रोपनी कर रहे हैं उनकी अंगुलियों एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। मतलब सब किसी का हाथ पैर कार्य अपने आप चलने लग रहा है, तो बाल गोविंद भगत जी का यह संगीत है, यह जादू, यही समझ में नहीं आता है। भादों की वह अंधेरी अंधेरिया, भादों के वह अंधेरी अधरतिया, मतलब भादों की वह अंधेरी रात। भादो मतलब कौन सा, यहाँ पर है भादो। भादो मतलब कौन सा महीना होगा, सितंबर। तो सितंबर के वो अंधेरिया रात में 15 दिन अंजोरिया होता है, तो 15 दिन अंधेरिया होता है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। सही में बारिश सितंबर के महीने में अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बारिश हो रही थी जहाँ मैं रह रहा हूँ, लेकिन खत्म हो गई है। बादलों की गरज, बादल जब गरजते हैं, बिजली की तरफ में अपने कुछ नहीं सुनता। अब बिजली के तरफ भी अपने कुछ में नहीं सुनता, किंतु अब झिल्ली की झंकार, कहाँ की झिल्ली की झंकार या दादुरों की, दादुरों को मतलब क्या होता है, देखो इधर दादुरों मतलब ये टर 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 करने वाले होते हैं। तो दादुरों के टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को यहाँ पर है, संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। और जितने भी बाल गोविंद भगत का जो संगीत होता है उसको कोलाहल में कोई डुबा नहीं सकता है। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही, खंजरी हाथ में लेकर देखो, इधर हाथ में लिया है ना, और बाकी सब इनके हाथ में जो वाद्य यंत्र है वही यहाँ पर बताया जा रहा है कोलाहल। तो यहाँ पर डुबो है, झिल्ली है, झिल्ली मतलब डुम 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 जो करने वाला होता है, डुबो नहीं सकती मतलब उसका सामना नहीं कर सकती। वह खंजरी हाथ में लेकर चमचम चमचम जो कर रहे हैं, तो खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वह गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना चिहुक उठो ना, यही गाते हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना चिहुक उठे ना, चिहुक उठो ना चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, पिया मतलब क्या, पति। तो पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, फिर भी वह समझती है कि हम अकेले हैं। हर लड़कियों के यही होता है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। चमक क्या चीज, चमक यहाँ पर कुछ अजीब प्रकार के चमक के बारे में बताया जा रहा है कि बिजली का चमक। और चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है। अब जब आधी रात को भी, अंधेरे रातों में जब गीत गाना चालू करते हैं, तो हर किसी को बिजली के चमकने के जैसा ही हर किसी को चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, एकदम सारा संसार निश्चिंत होकर सोया है कि चल भाई अब कल मिलते हैं, ठीक है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठिया में लगा चोर, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग रहा है, मुसाफिर जाग रहा है। तो ये यहाँ पर गीत गाना ये लोग शुरू करते थे, ठीक है। तो फिर कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती थी, ठीक है। इसके बाद इसके आगे हम पढ़ेंगे कब, अगले भाग में, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ना बाबू, इसलिए इसको कम में ही इसको डबल पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। छोटा पार्ट रहता तो मैं एक में लेकर चल जाता, लेकिन बड़ा हो गया ना, इसलिए डबल लेकर चलना पड़ रहा है। तो फिर से मिलते हैं सेकंड पार्ट में।